चलें जी और प्रैक्टिस करते हैं। और अब आप पढ़ लीजिए, जिनके पास नई बुक है उसमें तो मैंने सवाल डाल दिया हुआ है। मेरी बुक में ये क्वेश्चन 30 है, 30। और जिनके पास नई बुक नहीं है तो जून 23 अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन, जून 23 अटेम्प्ट का पहला ही क्वेश्चन है। जून 2023 पहला क्वेश्चन है, एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एपी। जी पढ़ लें तो मैं करूँ। अच्छा
कल शायद मैंने ना वो मुझे लगता है मैंने जिक्र किया था, टर्मिनल वैल्यू 2 टुकड़ों में भी निकाली जा सकती है, या निकाली भी थी पता नहीं, बताया था कि कुछ पोर्शन पे ग्रोथ लगनी है, कुछ पोर्शन पे नहीं लगनी है, तो हम टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। इस सवाल में वो चीज टेस्ट हुई है। फ्री कैश फ्लो नहीं, रिक्वायरमेंट ए, यूजिंग द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड। अब उसने क्लियरली कह दिया कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड लगना है। अच्छा, इसका ना पार्ट बी अभी नहीं पढ़ाया आपको, और पार्ट सी ये करेंसी रिस्क एक टॉपिक पढ़ाना है बाद में। एक छोटा सा थ्योरी का सवाल था पार्ट सी, तो इसलिए मैंने उसको तोड़ के अलग से चैप्टर में नहीं डाला, इसी चैप्टर में पढ़ा रहने दिया, एक जस्ट छोटी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन थी। तो सी रिस्क वाले चैप्टर का है जो मैंने बाद में पढ़ाना है वैल्यूएशन के, और जो पार्ट बी है ये मार्केट एफिशिएंसी है, ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर में ही बताऊंगा, लेकिन अभी ये बी और सी नहीं पढ़ाया आपको, तो अभी ए कर रहा हूं बस। यूजिंग द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड डिटरमिन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम दैट एपी शुड पे Arda's shareholders to acquire 100% of the business। एक टर्म इस्तेमाल हुई भी है इसमें, रिक्वायरमेंट से ऊपर एक टेबल बना हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 मिलियन। रिक्वायरमेंट से ऊपर एक पैराग्राफ है, उससे ऊपर एक टेबल है, उसमें लिखा हुआ है Arda's मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 मिलियन रुपीस। मिल गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि अभी इस वक्त एक शेयर मार्केट में कितने का है इनटू जितने नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी की इक्विटी की वैल्यू मार्केट प्राइस को यूज करते हुए। अब अगर हमने सारे के सारे शेयर्स खरीदने हैं तो छोटे शेयर होल्डर भी होंगे, बड़े शेयर होल्डर भी होंगे, चलो हम सबको एक जैसा समझ लेते हैं। वैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स सारे के सारे मार्केट में नहीं रुल रहे होते, 10-20% होते हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, जो मेन लोग हैं वो तो बिजनेस चला रहे होते हैं। लेकिन जब वो कह रहा है कि 100% शेयर्स खरीद रहे हैं और बताएं हम शेयर होल्डर्स को कितना मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सब लोग एक जैसे। और 25,000 मिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि मार्केट पे जो शेयर की प्राइस चल रही है उसके मुताबिक इस कंपनी की इक्विटी की वर्थ 25,000 बनती है, तो वर्थ तो नजर आ गई। अब हम इस बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, तो अब मर्जर एक्विजिशन का कॉन्टेक्स्ट आ गया, तो हमने अपनी आंख से वैल्यू करनी है, और वैल्यू करने के लिए मेथड कौन सा यूज करना है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। हमारी नजर में इस कंपनी की वर्थ अगर निकल आई लेट्स से 28,000 मिलियन, हमारी नजर में हम हैं एपी, हमारी नजर में इस कंपनी को खरीदना, इसकी औकात बनती है 28,000 मिलियन, ऐसी एंड आंसर अज्यूम कर रहा हूं। तो हम इन लोगों को अगर 25,000 मिलियन ही ऑफर करेंगे तो इनको क्या जरूरत पड़ी अपना बिजनेस बेचने की, इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करना पड़ेगा ना। देखिए 25,000 मिलियन तो मार्केट में बिक रहा है शेयर, तो अगर वो बेच किसी ने जाना हो तो बेच देता, तो उसको अगर एक्स्ट्रा ऑफर होगी तो ही तो राजी होगा। अगर हम उनको एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करेंगे तो ये कहलाएगा हम उनको इतना प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं। ये जो रिक्वायरमेंट में वर्डिंग लिखी हुई है, मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम दैट एपी शुड पे Arda's shareholder to acquire 100% of the business। हम मार्केट प्राइस से जितना ऊपर, ये वो प्रीमियम, ये शेयर कैपिटल फेस वैल्यू प्रीमियम वाला नहीं है, ये वैसे ही है कि हम कितना ऊपर पैसा उनको ऑफर करेंगे, तो हम उनको कितने ऊपर पैसे मैक्सिमम ऑफर कर सकते हैं। रुपीस में बताएं कितने मैक्सिमम ऑफर कर सकते हैं, 3,000 मिलियन, और परसेंटेज में 3,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है। यूजिंग द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन डिटरमिन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम जो एपी उन लोगों को ऑफर करेगा हम उनसे सारे शेयर खरीदना चाहें तो सवाल की अप्रोच ये हुई कि हम सारा सवाल फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा उसको इससे डिफरेंस लेके इस पे डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज प्रीमियम का आंसर निकलेगा। ठीक है। अच्छा, सवाल में कल जो सवाल किया था वो भी, अभी जो सवाल किया वो भी, और ये भी जो करने लगा हूं, डिस्काउंट रेट पे कोई खास गहराई नहीं है। हमें सवाल के अवेलेबल डेटा से पता चल रहा है कि डिस्काउंट रेट क्या यूज करेंगे, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड लगाना है। केई कहां है, केई ये टेबल से निकाल लेंगे। ठीक है, टेबल से निकाल लेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये सवाल डिस्काउंट रेट की गहराई में उतरे बगैर करवा पा रहा हूं। चलिए जी, कैश फ्लो बना लेते हैं। इस सवाल में थोड़ी बहुत मुश्किल वही थी कि टर्मिनल वैल्यू डिफरेंट टुकड़ों में निकालनी पड़ेगी। ये मैं जून 23 क्वेश्चन 1 का पार्ट ए कर रहा हूं, पार्ट ए। अच्छा, कितने कॉलम बनाए और फिर टर्मिनल वैल्यू पे जाएं? 5। और कल वाले सवाल में वो जो पेट्रोल पंप वाला था, 0 कॉलम क्यों बनाया था? क्योंकि शुरू में ही हमें 2500 मिलियन चाहिए, तो यहां भी हमें शुरू में कुछ खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए 0 कॉलम बन रहा है। रुपीज मिलियन, 1000 मिलियन ये मेरे ख्याल में।
जी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह क्या है सवाल में, शुरू से चलें अगर। पहले पैराग्राफ में तो बस फसलों के नाम लिए हैं। दूसरे पैराग्राफ में प्लान बताया हुआ है कि हम एक बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं। तीसरे पैराग्राफ में उस बिजनेस का जिक्र भी कर दिया, और तीसरे पैराग्राफ के आखिर में बता दिया कि अब से ऑनवर्ड जो पहला साल है 2024, एक तो ये कि ये पहला साल फोरकास्ट की वर्डिंग से पता चल रहा है, दूसरा रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि हम जून 23 में खरीदेंगे इसको, तो जून 23 में खरीदेंगे तो पहला साल फिर मई 24 बनता है। तो ये पहले साल के आपको प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बताए हुए हैं, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो कि होगा 4500 मिलियन प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और ये है 4500। उसके बाद इसने ग्रो करना है LY LY प्लस 700। इससे अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमने कॉटन की प्रोडक्शन भी शुरू करनी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगले 4 साल मतलब 1 के बाद 4 700 मिलियन पर ईयर कैश फ्लो बढ़ेगा, तो LY प्लस 700। उसके बाद 2% है, ये टर्मिनल वैल्यू के लिए, तो इसमें 700 बढ़ाते जाएं, 5200, 5900, 6600, 7300। अच्छा, अब ये जो 2% है, ये स्पेसिफिकली बात इसी प्री टैक्स कैश फ्लो के बारे में लिखी हुई है, वरना बाकी सवालों में क्या होता था कि फ्री कैश फ्लो इतने % ग्रो करेगा। पिछले साल में भी ऐसे ही था, यानी आप सारे कैश फ्लोज बना लें, फिर आखिरी वाले कॉलम को यूज करके टर्मिनल वैल्यू निकलेगी। यहां पर उसने स्पेसिफिकली ये बात इस प्री टैक्स कैश फ्लो वाली लाइन के साथ जोड़ी है कि 2% ग्रो करेगा, और उसके बाद जो नीचे मजीद कैश फ्लोज आ रहे हैं उनमें कहीं भी 5 साल बाद की ग्रोथ का कोई जिक्र नहीं है, वो हर साल सेम रहेंगे। जैसे लिखूंगा मैं भी यहां पर, लेकिन अभी झलकियां दिखा रहा हूं, हर साल 75 मिलियन की कॉस्ट सेविंग्स होनी है, ग्रो भी करनी है, ये नहीं करनी। फिर इसी तरह से हर साल इंटरेस्ट पे होना है, वो भी कोई ग्रो नहीं करना, इंटरेस्ट की बात करो, इंटरेस्ट 8% 20,000 मिलियन पे। तो ये जो ग्रोथ की बात थी, अगर सवाल में आखिर में करके लिखा होता कि ईयर 5 के बाद फ्री कैश फ्लोज 2% ग्रो करेंगे, जैसे पिछले सवालों में था, तो हम लोग सारे कैश फ्लोज बनाते, उसके बाद आखिरी वाले कॉलम वाली फिगर पे टर्मिनल वैल्यू लगाते। लेकिन जहां 2% का बढ़ाना, उसने सिर्फ इनके साथ लिखा है, अलग से फ्री कैश फ्लो को नहीं कहा। एंड वो जो आगे फिगर्स आ रही है वो हर ईयर सेम आ रही है, तो उन पे ग्रोथ नहीं लगनी, इस पे लगनी है, तो टर्मिनल वैल्यू भी 2 अलग अलग निकलेंगी। हां, एक लॉजिकल बात है जो कि अंडरस्टूड है कि बेशक वो प्री टैक्स को बढ़ने को कह रहा है, तो टैक्स भी तो उसके हिसाब से लिंक होगा ना, तो इसलिए हम इसका टैक्स अलग निकाल लेते हैं। कितने % है? 20, और बाकियों का टैक्स अलग कर लेंगे। कितना बना देखिए, 1305, 1508, 1711, 211। इनको अलग सॉल्व करके बाकी कैश फ्लोज फिर अलग लिख लेंगे। 3195, 3692 जी, 4686, 5183, और टर्मिनल वैल्यू ऑफ ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, आखिरी वाली फिगर 5183 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय KE माइनस 2%। KE फिर हम निकालते हैं, और ये पेज पूरा लगी जाया करता है इस पे, तो पेज छोड़ के KE निकालते हैं। RF 9%, बीटा RM 40। ये सिर्फ प्री टैक्स कैश फ्लोज के बारे में, चूंकि 2% ग्रोथ का कहा था, तो इसको मैंने अलग सॉल्व कर दिया पहले, बाकी फिर नीचे अलग चलते हैं।
चलें अब चौथे पैराग्राफ से आगे चलते हैं। तीसरे पैराग्राफ, इनफैक्ट चौथा भी कर ही लिया है, 4 पैराग्राफ तक बताएं कोई एतराज। चलें 5वां पैराग्राफ। एक्विजिशन होने के बाद हम अपनी एक एग्जिस्टिंग हेड ऑफिस बिल्डिंग, वो हमारे लिए एक सरप्लस हो जाएगी, उसको बंद करके उसको बेच देंगे, जिससे फौरन हमें 2400 मिलियन का कैश आएगा। तो सेल ऑफ बिल्डिंग 0 पे 2400। चूंकि उसने कहा है आफ्टर टैक्स, तो फिर हमें इस पर टैक्स निकालने की जरूरत नहीं। लोगों को भी हम नौकरी से निकाल रहे होंगे, तो उसकी वजह से ना 2 काम होंगे। एक तो उनको फौरन पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे? रिडंडेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी 120 वुड बी पेएबल इमीडिएटली। और चूंकि उनको नौकरी से निकाल रहे होंगे, तो हमें हर साल जो उनको पैसे दिया करते थे वो बच जाएंगे। तो 75 मिलियन की कॉस्ट सेविंग आ जाएगी। 75 और ये भी आफ्टर टैक्स ही है, तो इसमें भी टैक्स का रोला नहीं है। और इनको रिडंडेंसी के फौरन 0 पे 120 देना पड़ेगा। सॉरी 75 पे टैक्स है, तो उसका टैक्स लाएंगे, बाकी दोनों का टैक्स का रोला नहीं है। तो अच्छा, अगर काट के लिखते हैं तो भी ठीक है। कॉस्ट सेविंग को हम 75 इंटू 0.71 लिख देते हैं बेशक, तो बाद में तो टैक्स की लाइन नहीं लिखेंगे अलग से। जब हमने इनका टैक्स का खाना पीना अलग कर ही लिया है, तो बस फिर अलग अलग ही चला लेते हैं। तो ये 75 की बजाय 53.25 53 कर लेंगे। नहीं एनुअल, हाँ देखिए, हम लोगों को निकाल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो जो उनको एनुअल सैलरीज देनी थी वो बच जाएंगी। अगला पैराग्राफ, हमें जो पुराना इक्विपमेंट है उसको चेंज करना है, तो 1000 मिलियन हमें इमीडिएटली खर्च करना पड़ेगा। तो इसको मैं कैपेक्स कह देता हूं। इस 1000 मिलियन के बारे में डेप्रिसिएशन का क्या लिखा है? 100% फॉरेन। अच्छा, अब इसमें आईकेप के सोल्यूशन में इसको 0 पे टैक्स सेविंग ली हुई थी, 0 पे तो नहीं रखना मुनासिब है, 1 पे ही करना मुनासिब है। मैं इसको सोल्यूशन में चेंज नहीं कर पाया, मिस हो गया था मुझसे। मैंने आईकेप वाला सोल्यूशन कॉपी किया बस पीछे, तो वो मुझे नजर आ रहा है कि मिस हो गया मुझसे, ये 1 पे होना चाहिए था। तो इसकी फौरन मतलब सारी की सारी टैक्स डिडक्शन पूरी की पूरी, यानी 29%, तो वो यहां आ जाएगी। इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर हमें 100 मिलियन और कैपेक्स करना पड़ेगा। और इस कैपेक्स का वो कह रहे हैं कि आप डेप्रिसिएशन के तकल्लुफ में ना पड़े, बस हमने आपको नेट 100 बता दिया, आप डेप्रिसिएशन की टेंशन ना लें। तो चाहे इसी लाइन में ही आगे 100 लिखते जाते हैं। वर्किंग कैपिटल में कुछ नहीं करना। आगे हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। और हमने जब सब आइटम्स को टैक्स अलग अलग कर ही लिया हुआ है, तो इसको भी हम नेट ऑफ टैक्स ही लिख देते हैं। 20,000 मिलियन 8% इंटू 0.71 कितना? 1136। अगर यहाँ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लिखा होता, हाँ हम कूपन यूज करते क्योंकि टैक्स डिडक्शन और कैश फ्लो तो कूपन पे होनी है। अच्छा जी, और आगे चलें, बस कैश फ्लो खत्म।
ये सारे पैराग्राफ तसल्ली से देख लें, इनमें किसी कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी यहां तक ओके। अच्छा, चूंकि हम इसकी टर्मिनल वैल्यू अलग निकाल चुके, तो ऐसा करते हैं, इन सब को फिर टोटल करने की बजाय इसको डब्बे में टोटल करके इसकी टर्मिनल अलग निकाल लेते हैं। तो ये मैंने इस पे डब्बा लगा दिया, या बेशक डब्बा लगा के अभी दोबारा टोटल करेंगे, ब्रैकेट में कर देता हूं, हाँ ब्रैकेट में कर देता हूं। इससे अगली लाइन आ गई टर्मिनल वैल्यू, नहीं लगाते डब्बा, 0 1 2 3 4 5, इसी से आगे चल रहा हूं, टर्मिनल वैल्यू। अच्छा, अब ग्रोथ वाली बात ऊपर स्पेसिफिकली बताई थी, और अब आपको इसके अलावा इधर ये कैश फ्लोज नजर आ रहे हैं, बस ये 3 कैश फ्लोज हैं, ये वाले, ये तो हो गए ना ऊपर वाले, अब ये 3 हैं, इसमें कहीं ग्रोथ की बात नहीं, 75 पर ईयर है, इंटरेस्ट इतना ही रहना है, कैपेक्स 100 ही रहना है। तो इसमें चूंकि ग्रोथ स्पेसिफिकली इससे रिलेट करके बताई थी, और इनकी नेचर से ही पता लग रहा है कि हर साल सेम रहना है, तो इसका मतलब इन पे ग्रोथ नहीं लगनी है, इन पे सिंपल परपेचुइटी लगनी है। तो इन तीनों को नेट करके क्या क्या है जी, 53 माइनस 100 माइनस 1136, और सिंपल परपेचुइटी 15%, 788 नेगेटिव। बस खत्म हो गया, ये आ गया 1280, 1280 यार, 1 पे 2302 2509 3006 3503 36780। नहीं यार, कुछ गड़बड़ की है। 1 अच्छा ठीक है, वो 5वां कॉलम 2 दफा बनाना, ठीक है 36 बिल्कुल ठीक है, 35300 सही है। डिस्काउंट फैक्टर 15%, 1.87 0.756 658 तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी क्या बना 27,445 मिलियन। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट है हम मैक्सिमम कितने परसेंट प्रीमियम ऑफर करें, तो मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम टू बी ऑफर्ड, तो 27,445 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000 9.7। ये था जी पार्ट ए। पार्ट बी और सी हमने भी पढ़ा नहीं है। बताएं अंग्रेजी में और कैलकुलेशन में कोई एतराज?
अच्छा, एक सवाल, तगड़ा सवाल मैंने कराना था, तो अभी तो आपके दिमाग ही नहीं बचा होगा। घर से करके लिए आएंगे। हाँ जी, है? अच्छा, फिर मैं काम करूंगा कि क्योंकि मैंने अगली क्लास में भी जो मेरे प्लान में है वो तगड़े सवाल ही हैं 2, तो अभी इत्तेफाक से पिछला हैवी सवाल मिक्स हो गया, तो सामने बैठे मेरे को दिमाग का भी ख्याल करना है। मैं ना फिर ये काम करूंगा कि अगली क्लास में इस सवाल जो मैंने सोचा था इसकी मोटी मोटी बातें जरूर समझाऊंगा, लेकिन बाकी बोर्ड पे सॉल्व नहीं करूंगा, फिर सोल्यूशन सामने स्क्रीन पे दिखाऊं ताकि डिस्कशन में आ जाए। और वो फिर जब किसी ने करना हो कभी तो बेशक कर लेना, लेकिन फिर मैं इसको सिर्फ सामने डिस्कस करके फिर इसको हटा के फिर तगड़ा सवाल बोर्ड पे करूंगा। ये करूंगा फिर मैं अगली क्लास में। तो अभी नहीं करता डिस्कस, अगली क्लास में एक तगड़ा बोर्ड पे करके दूसरे का सोल्यूशन दिखा के सिर्फ, और फिर मैं आपको, ठीक है चलें बस फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।